नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर टक्कर का सोमवार एडिशन यानी मंडे एडिशन। कर्नाटक में मिली जीत के बाद कांग्रेस सहित समूचा विपक्ष उत्साहित है, अति उत्साहित है। टीएमसी से लेकर एनसीपी तक हर किसी को लग रहा है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी मैजिक का मुकाबला किया जा सकता है, मोदी को अब हराया जा सकता है। मोदी के दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कर्नाटक में मिली जीत से क्या विपक्ष की 2024 की लड़ाई आसान हो गई है या कठिन हो गई है। आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। विपक्ष के मन में 2024 का लड्डू फूटा। सीएनबीसी आवाज के टक्कर के मंडे एडिशन में आज इसी की बात व्यूअर्स। कर्नाटक में खत्म लड़ाई, अब दिल्ली पर चढ़ाई। क्या कहना चाहते हैं आप? लोकतंत्र जिंदा है भारत के अंदर। कर्नाटक का चुनाव देश की दिशा तय कर रहा है, आने वाले 24 का चुनाव तय कर रहा है। क्या आपको लग रहा है कांग्रेस के लिए 2024 की भी चढ़ाई है? क्योंकि यह चुनाव कांग्रेस के लिए बड़ा चुनाव था। ये कर्नाटक के जो नतीजा है, भारतीय जनता पार्टी का हंत है, हंत का शुरुआत हो रहा है कर्नाटक। इमरान प्रतापगढ़ी, ये जीत क्यों, किस लिए और कैसे? ये चुनाव सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी ने अपने सर पे लिया था, आगे बढ़ के खुद कैंपेन कर रहे थे और इस चुनाव में सीधे सीधे ये प्रधानमंत्री जी के करिश्मे की हार है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से विपक्ष पूरे जोश में आ गया है। एक राज्य में मिली जीत के बाद दावा किया जा रहा है कि अब विपक्ष के लिए दिल्ली दरबार दूर नहीं है। आने वाला चुनाव में बीजेपी को हारना ठीक हो गया। अभी बीजेपी को जीतने के लिए हिंदुस्तान में एक दो जाएगा छोड़ के सब जाएगा बीजेपी का पास से वापस चला गया। दिल्ली से बंगाल और महाराष्ट्र तक बीजेपी के खिलाफ सियासी जाल बिछाने की राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल के नाम का दावा ठोका तो नीतीश कुमार ने शरद पवार का नाम आगे बढ़ा दिया। शरद पवार साहब जो है विपक्ष का जो गठबंधन होगा उसका प्रमुख चेहरा होंगे और साथ में वो उनके नेतृत्व में आप इससे ज्यादा खुशी की कोई बातें नहीं है। आज हमने इनको कहा कि एकदम पूरा मजबूती से न सिर्फ अपनी पार्टी के लिए आपको करना है बल्कि पूरे देश के लिए काम करना है। इसके बाद महाराष्ट्र में अघाड़ी गठबंधन की भी बैठक हुई, जिसके बाद उद्धव गुट के संजय राउत ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस ही नहीं पूरा विपक्ष जीता है। कर्नाटक चुनाव के जो नतीजे आए हैं, उस जो नतीजे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं जीती है, पूरे देश का अपोजिशन जीता है। इस बीच कर्नाटक में किसी मुस्लिम नेता को उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी उठने लगी है। हमने एक डीसीएम बनाना है और 5 मिनिस्टर भी होना चाहिए। मुसलमानों को शुक्र अदा करने का भी कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा एक जिम्मेदार बनते। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से विपक्ष के लिए दिल्ली की राह आसान हो गई है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। अब जो ये लड्डू फूटा है, इसको आईना दिखाने का भी दिन है। विपक्ष के अति उत्साह पर आईने वाला विश्लेषण, यानी वो सुप्रसिद्ध विश्लेषण जिसको आप हमेशा पसंद करते हैं। आइए देखते हैं कि ये जो अति उत्साह है, इसको आईना क्या है। राज्य कर्नाटक, साल 2018 कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की ने सरकार बनाई, लेकिन 2019 में लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 28 में से 25 सीटें पाई। सरकार बनाई कांग्रेस ने, सीटें आई बीजेपी की 2019 के लोकसभा में। राज्य राजस्थान, साल 2018 का विधानसभा चुनाव, 100 सीट पर जीतकर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। याद करिए, नारा था मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। लेकिन 2019 का जब चुनाव आया तो 25 की 25 सीटें आई बीजेपी के खेमे के अंदर। मध्य प्रदेश, साल 2018 114 सीटें जीतकर कांग्रेस ने बीजेपी को हराया। बहुत मार्जिनल जीत थी, 1-2 सीटों वाली ये जीत थी, 4 सीटों वाली ये जीत थी, लेकिन सिंधिया ने पार्टी बदल ली आखिर में तो सरकार चले गई। लेकिन 2019 के लोकसभा में क्या हुआ था? ठीक 2018 के बाद याद करिए, 29 में से 28 सीटें बीजेपी को आई। एक सीट जो बीजेपी ने गंवाई
वो थी नकुलनाथ की, कमलनाथ के सपुत्र की। ये भी बड़ी बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ 68 सीट के जीतकर कांग्रेस ने बम्पर जीत दर्ज करी। ऐसा माना जा रहा था कि 11 में से बीजेपी की 1 आएंगी, 1.5 आएगी, 2 आएगी। ऐसा माना जा रहा था कि 1 भी मुश्किल होगी, लेकिन 2019 के अंदर प्रचंड लहर चली नरेंद्र मोदी की और 11 में से 9 सीटें बीजेपी की आई। यह राज्य छत्तीसगढ़ था। मेरा बड़ा सवाल यही है, क्या विपक्ष अति उत्साह में 2018 वाली चूक दोहरा रहा है, जिस तरह से यह माना जा रहा है कि अब मोदी हार ही जाएंगे? ममता बनर्जी कह रही है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे का गुट कह रहा है, कांग्रेस तो कह ही रही है, सब कह भी रहे हैं और गा भी रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन है इस बड़ी पॉलिटिकल चर्चा में? प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में सुभाष जुड़ रही हैं, जानी मानी लेखिका, उनका अभिनंदन है। अजय उपाध्याय हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। आचार्य प्रमोद कृष्णम है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका अभिनंदन है। प्रियंका गांधी के एडवाइजर भी है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। शदाब चौहान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, नेता पीस पार्टी के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। अजय उपाध्याय, शुरुआत के 50 सेकंड में आपको देता हूं और बड़ा सटीक सवाल पूछता हूं मैं आपसे। आपका यह मानना है कि यहां से मोदी निपट जाएगा, यहां से कांग्रेस आ जाएगी और बीजेपी हार जाएगी और पूरा विपक्ष लामबंद हो रहा है? मेरा मूल सवाल यह है, यह अति उत्साह, ये जो लड्डू फूट रहा है, ये क्या कुछ जल्दी नहीं फूट रहा? अजय जी। देखिए अमीश भाई, बात मोदी जी के हारने और भाजपा के हारने या कांग्रेस के जीतने का नहीं है। बात है देश के मुद्दे जो हैं क्या हैं, जनता के मुद्दे क्या हैं, जनता में क्या किन मुद्दों पर आज विमर्श हो रहा है। और आपने देखा कर्नाटका में भ्रष्टाचार के मुद्दे थे, महंगाई के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं। क्या आपने देखा कभी धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दे वहां काम आए भाजपा के? प्रधानमंत्री जी के चेहरे की बात जो लगातार मोदी मैजिक की बात की जा रही थी, 18 रैलियां और कितने कार्यक्रम उन्होंने किए, बावजूद क्या रिजल्ट हुआ? यह बताता है, दर्शाता है कि अब झूठ के बल पर, जुमले के बल पर आप जो है देश को बहका नहीं सकते। आप पेड मीडिया के बल पे, सोशल मीडिया के बल पे लोगों को बहका नहीं सकते और जनता के मुद्दों को यदि आप एड्रेस नहीं करेंगे तो सत्ता में आप आ नहीं सकते। यही राजनीति जो है ये तो सकारात्मक राजनीति की तरफ देश बढ़ रही है। लोकतंत्र तो बहाल हो गया कर्नाटक के अंदर ना, ईवीएम भी सही हो गई, इलेक्शन कमीशन भी सही हो गया, ये तो सब कुछ सही हो गया। आपने अपनी 1 मिनट बात को रखा। एक सेकंड अमीश भाई, आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग किस तरह मुख्य दर्शक बना रहा, बावजूद उन सभी मुद्दों पर जब प्रधानमंत्री जी सरेआम जिस तरह से उल्लंघन कर रहे थे, उनके विधायक और मंत्री उनके उल्लंघन कर रहे थे चुनाव आयोग का के नियमों का, और हम लोग जो चुनाव आयोग से बार बार आग्रह कर रहे थे, इसका मतलब कमजोर चुनाव आयोग है। हमने ईवीएम हर सेंटर पर जाकर के रात रात अपने कार्यकर्ताओं के साथ। आपको कैसी बात करें? आप कह रहे हैं ईवीएम के हर सेंटर पे आप खड़े थे तब आप जीत गए। आप हिम्मत कीजिए, ऐसा नहीं होता। हिमाचल के अंदर आप चुनाव जीत कर आए। लेट्स बी प्रैक्टिकल ना। अच्छा, जीत जो है अगर आप जीत हुई है तो हम्बल होता है। आप कह रहे हैं कि हम हर सेंटर पे खड़े रहे, आपको लग रहा है सीआरपीएफ वहां पे कुछ नहीं कर रही थी, वहां पे इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा था, आप हर सेंटर पे खड़े रहे तो आप चुनाव जीत गए। क्यों? आप एक बार बताइए, आप गुजरात में हर सेंटर में नहीं खड़े थे, चुनाव हारे ना आप वहां पर, हर सेंटर में नहीं खड़े थे गुजरात के अंदर। क्या नहीं लॉजिक, लेट्स टॉक लॉजिकल, मतलब इलॉजिकल होने की भी एक लिमिट होती है, उसको तो तय कर ले कम से कम। एक सेकंड में प्रेम शुक्ला का रुक करता हूं। प्रेम शुक्ला, एक सेकंड, यू मेड योर पॉइंट सर। ओके प्रेम शुक्ला, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू टुनाइट इज, आपको मैं वक्त दूंगा आगे, आपको मैं वक्त दूंगा आगे। प्रेम शुक्ला, मेरा सीधा सवाल है और स्पष्ट सवाल है। देखिए, विपक्ष को लग रहा है कि उनके हाथ में लड्डू लग गया है और बीजेपी को रोका जा सकता है। बीजेपी को रोका नहीं जा सकता। पिछले 30-35 साल में कर्नाटक में किसी पार्टी ने ऐसी हार नहीं देखी है जो आज भारतीय जनता पार्टी ने देखी है, और सीधी लड़ाई में बीजेपी एक बुरी हार लेकर आई है। अगर उनमें उत्साह है तो क्या आपको लगता नहीं है आपके लिए घबराने का विषय है? देखिए, निश्चित तौर पर जय और पराजय का विश्लेषण होता ही है, और जय पर जो है लोगों को जो है जयकारा करने का अवसर मिलता है और पराजय पर जो है आत्मावलोकन करने का अवसर होता है। भारतीय जनता पार्टी 2013 के चुनाव में सिर्फ 20% वोट पाई थी, और हम ऐसा लोगों ने भविष्यवाणी कर दी थी कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो गई। वर्ष भर बाद जो है चुनाव हुए, लोकसभा के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए,
और हमारी 45% जो है वहाँ वोट मिला और हम 18 सीटें जीतने में वहाँ कामयाब हुए थे। पिछली बार आपको ध्यान होगा 103 सीटें हम जीतने में कामयाब हुए थे। जितना आज हमको मत प्रतिशत मिला लगभग उतना ही मत प्रतिशत जो है 2018 में भी था। लेकिन जैसे ही लोकसभा के चुनाव हुए 51% हमको वोट मिला और हम 25 सीटें जीतने में कामयाब हुए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जैसे चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कर्नाटक हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ा है। ये सामने आपके प्रमाण है। इसमें से मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूं जिसको आप जो है जिसकी पुष्टि करने के लिए आपको विशेष परिश्रम करने की आवश्यकता पड़े। लेकिन मेरा काउंटर पॉइंट है, देखिए आपको सफलता मिली है जी। मेरा काउंटर पॉइंट प्रेम शुक्ला जी ये है आपके साथ, आप कह रहे हैं कि आपका मत प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन कांग्रेस का मत प्रतिशत बहुत बड़ा है, मतलब वो 40% से ज्यादा है। मतलब उनका मत प्रतिशत जो है उसमें एक लैंडस्लाइड ग्रोथ देखने को मिली है। आप खुश हो रहे हैं, ये तो वही मॉरल जीत हो गई जैसा कांग्रेस अपनी मॉरल विक्ट्री करती थी कई राज्यों के अंदर। देखिए ऐसा नहीं है, हमारा मत प्रतिशत जो है वो आधा % बढ़ गया है। तो मतलब नहीं प्रेम शुक्ला या तो आप अपने आधे मत प्रतिशत बढ़ने पे लड्डू खा लीजिए, या ये स्वीकार करिए कि स्थिति आपकी खराब हुई है। पिछले मेरा जो आंकड़ा कह रहा है पिछले 30-35 साल में किसी पार्टी ने ऐसी हार नहीं देखी है जो इस बार आपकी पार्टी ने देखी है। सवाल खड़े होते हैं बड़े। देखिए मैंने पता 2013 के चुनाव देख लीजिए, हम इससे ज्यादा बुरी तरह हारे थे। 20% सिर्फ हमारा वोट रह गया था। ये सही है कि हमको जब हम पराजित होते तो हमारे लिए आत्मावलोकन का अवसर है, लेकिन पराजय के बाद हमको धूल से खड़े होकर फिर अपनों फीनिक्स पक्षी की तरह जो है हम अपने आप को ऑर्गेनाइज करके हम विजय की पताका लहराने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं। ये हमारा रिकॉर्ड रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम स्वयं को खड़ा करते हैं। अपनी गलतियों को हम कहाँ चूके उसका आत्मावलोकन करते हैं। हम ईवीएम को दोष नहीं देते, हम निर्वाचन आयोग को दोष नहीं देते, हम अपना आप पसमंदा करते रहे, आप पसमंदा करते रहे। एक सेकंड सुनिए, आप पसमंदा करते रहे। मुस्लिम वोट एन ब्लॉक कांग्रेस पार्टी को बढ़ा है, मुस्लिम वोट एन ब्लॉक कांग्रेस पार्टी को बढ़ा है। कांग्रेस पार्टी की गिनती 5-6% से ऊपर शुरू हो जाती है, फिर वहां से या विपक्ष की गिनती शुरू हो जाती है। बंगाल में ममता को पड़ता है, बंगाल में ममता को पड़ता है, कर्नाटक में कांग्रेस को पड़ता है। महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी और कांग्रेस को पड़ेगा, सेना को भी पड़ेगा वो वोट, मतलब उद्धव गुट को भी पड़ेगा। तो आपकी तो गिनती वहां पे खेल ही आपका वहां पे बिगड़ जाता है। लेकिन जो मूल आपका तो खेल ही वहां बिगड़ जाता है ना। इस बार का भी नहीं, मैं आता हूं आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। मैं पहली प्रतिक्रिया ले ली आपसे, अजय उपाध्याय आपकी बात भी आऊंगा, लेकिन अब तो बात यहां जो है आगे बढ़ती। जी आप अपनी बात को रख लीजिए 15 सेकंड। प्रेम शुक्ला 15 सेकंड जो 15 देखिए 36% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी का कायम रहा। सिर्फ जो जनता दल सेकुलर का वोट है वो जो शिफ्ट हुआ है कांग्रेस को, और वोट कौन सा है? एसडीपीआई पीएफआई का वोट उनको गया है, लव जिहाद के समर्थकों का वोट उनको गया है। ये सत्य है। अब जो है शेष लोगों को सोचना है कि लव जिहादियों के समर्थकों के साथ रहना कि नहीं रहना है, और हम कहां चूके, हमको भी अपनी रणनीति परिवर्तन करना है, ये निश्चित है। चलिए, कहते हैं ना जो जीता वो चाणक्य, मैं तो सिकंदर नहीं बोलता, जो जीता वो चाणक्य और जो हारा वो हार गया। लेकिन मैं सीधा रुख करता हूं आचार्य प्रमोद कृष्णम का। आचार्य प्रमोद कृष्णम, इस जीत के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आई हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक जिम्मेदारी यही आई है कि मुस्लिम समाज अब खुल के डिमांड कर रहा है कि हमारा डिप्टी सीएम दीजिए। हमने एन ब्लॉक वोट डाला है कांग्रेस पार्टी को, हमारा डिप्टी सीएम भी होना चाहिए, हमारे 5 मंत्री भी होने चाहिए। लेकिन आप 24 में उलझे पड़े हैं अभी, आपको लग रहा है कि यहां से बस 24 पकड़ लें किसी तरह। अमीश देवगन जी, पहली बात यह है, आपका जो सवाल है और वो सवाल ही क्लियर नहीं हो रहा। आप एक तरफ 24 की बात कर रहे हैं, फिर मुस्लिम्स के डिमांड की बात कर रहे हैं, फिर प्रेम शुक्ला जी से जो सवाल कर रहे थे वो उनका जवाब भी मैं सुन रहा था। पहली बात तो मैं प्रेम शुक्ला जी के जवाब पर कहना चाहूँगा कि प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे थे कि हमारी जो हार है ये कई बार हुई है, लेकिन हम हार के बाद दोबारा ताकतवर होकर उभरे हैं। बिल्कुल ठीक है, हार के बाद दोबारा ताकतवर होकर आदमी उभरना चाहिए, आपको भी उभरना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को भी उभरना चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी लगातार हार रही है बहुत दिनों से, लेकिन कर्नाटक की विजय जो है, उत्तर में हिमाचल की विजय और दक्षिण में कर्नाटक की विजय, ये कांग्रेस की उपलब्धि है और आपकी हार है।
अब आप कह रहे हैं कि हमने अपना वोट परसेंटेज जो है वोट शेयर बरकरार रखा, तो ठीक है, हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपका वोट शेयर बरकरार रहे और जीतती कांग्रेस रहे, कांग्रेस ऐसे ही जीतती रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा पॉइंट आया अमीश देवगन जी का कि भाई मुस्लिम्स डिमांड कर रहे हैं कि उनका डिप्टी सीएम होना चाहिए, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। जब वोट दिया तो वो डिप्टी सीएम मांगेंगे, अगर वो, इसमें क्या बुरी बात है। मुसलमान कोई अंतरिक्ष से थोड़ी आते हैं, मुसलमान भी इस देश के नागरिक हैं, वोटर हैं। तो हिंदू और मुसलमान को डिवाइड करने वाली जो बात है मुझे तो लगता है ठीक नहीं है। देश ने, जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो सब लोग साथ थे, तो हिंदुओं का, मुसलमानों का, सबका बराबर का योगदान है। तो जो मुसलमान हिंदुस्तान के संविधान में विश्वास रखते हैं, भारत की संस्कृति सभ्यता को अपनाते हैं, भारत को अपना देश मानते हैं, भारत के वोटर हैं, तो वो अगर वोट देते हैं तो उन्हें अपने एमएलए चुनने का अधिकार है। और अगर उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है, कांग्रेस पे भरोसा जताया है, तो कांग्रेस पार्टी को उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए। होम मिनिस्टर भी मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं होम मिनिस्टर हमारा होना चाहिए और डिप्टी सीएम हमारा होना चाहिए। हाँ, अमीश देवगन जी, मांग करने का अधिकार तो सबको है, लेकिन सवाल है कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व क्या फैसला करता है। वहाँ चीफ मिनिस्टर का फैसला होने वाला है, चीफ मिनिस्टर के साथ साथ डिप्टी सीएम कौन होगा, होम मिनिस्टर कौन होगा, ये उनका विशेष अधिकार है। जब एक वर्ग है, एक कोई भी सेक्टर है, अगर वो डिमांड करता है तो डिमांड करने पर तो कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए अमीश देवगन जी। अब कल को आप डिमांड करो देश में कुछ, तो उसमें मैं थोड़ी कहूँगा कि आप डिमांड मत करो, देना न देना वो अलग बात है। मैं कोई डिमांड करूं तो आप उसे रोक थोड़ी सकते हैं। आपकी क्या राय है, उनको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? डिमांड करने का आपकी क्या राय है, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? उनको मिनिस्टर उनके कोटे से बनना चाहिए, उन्होंने वोट दिया तो उनको मिलना चाहिए। ओके।